सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं सगानी आपका हमारे चैनल से पहले फ्रेंड्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बेसिकली जैसे हम सबको इंतजार था इस वीडियो का। सो आज का वीडियो बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर होने वाला है और उसमें हम आपको बताएंगे कि बेसिकली आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए। इसके पहले वाला जो वीडियो था, इस वीडियो का पार्ट 1 था, उसमें हमने आपको बताया था कि DCF मेथड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो काम कैसे करता है। सो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम आपको बेसिकली जितने भी वेरिएबल्स होते हैं जो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए चाहिए उसके बारे में बताने वाले और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, सो अगर आपको किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है सो ये वीडियो एक मस्ट होना चाहिए, यानी बेसिकली मस्ट वॉच है आपके लिए। आपको ये वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा। इसमें हम थोड़ा बहुत मैथ्स में जाएंगे, थोड़े बहुत फॉर्मूलाज में जाएंगे, लेकिन बेसिकली आपको यहाँ पे कंटेंट आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको मीन्स दिमाग को एकदम फ्रेश रखना है, एकदम पूरे ध्यान से इस वीडियो को सुनना। और बेसिकली मेरे को पता नहीं वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, शायद से 15-20 मिनट की हो सकती है। सो अगर आप 15-20 मिनट पूरा वीडियो देखते हो सो मेरे हिसाब से मीन्स गारंटी देता हूँ मैं आपको कि तो आप भी बेसिकली ये सब कुछ समझ जाओगे और आप खुद से किसी भी कंपनी की इंटरेस्ट वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। यहाँ पे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो चालू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। सो किसी भी कंपनी की इंटरेस्ट वैल्यू निकालने के लिए जैसा हमने आपको DCF मेथड में बताया था, आपको 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कैश फ्लो। कंपनी में कितना कैश जनरेट करने वाली है, यानी कंपनी कितना कैश बेसिकली आपको देगी या फिर अपने ओनर्स को देगी। और जो दूसरी चीज़ है, दूसरा वेरिएबल है, वो है ग्रोथ इन कैश फ्लो, यानी हर साल ये जो कैश फ्लो है वो कितने % से बढ़ने वाले। जो तीसरी चीज़ है वो है डिस्काउंट रेट, या फिर जिसको हम आज के वीडियो में बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देन जो चौथा वेरिएबल है उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वैल्यू, यानी अगर समझिए आपको लगता है कि ये कंपनी 10 साल तक चलेगी, सो कंपनी 10 साल तक चलने के बाद 11वें साल में उसकी कीमत कितनी होने वाली है। ठीक है, सो ये चारों चीज़ें आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और बेसिकली ये जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज़ देखना, मैं वापस दोहरा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करेंगे हम कैश फ्लो से। सो ये जो कैश फ्लो है वो किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो अभी ये कैश फ्लो होता क्या है? कैश फ्लो यानी बेसिकली हम यहाँ पे फ्री कैश फ्लो की बात करें। सो ये फ्री कैश फ्लो होता क्या है? फ्री कैश फ्लो यानी बेसिकली अगर कंपनी के पास समझ जाए 100 रुपये आया और अगर 100 रुपये में से कंपनी ने अपने ऊपर 50 रुपये का खर्चा किया, सो जो 50 रुपया बचता है वो होता है कंपनी का फ्री कैश फ्लो। लेकिन इसको कैलकुलेट करना थोड़ा बहुत मुश्किल है। अगर हम देखेंगे सो जो कंपनी का जो शेयर होता है, जो स्टॉक होता है, उसमें से हमें कितना पैसा मिलता है? उसमें से हमें बेसिकली डिविडेंड का पैसा मिलता है या फिर बोनस का पैसा मिलता है। सो बेसिकली हम उसको फ्री कैश फ्लो बोल सकते हैं क्या? अगर हम बोल तो सकते हैं, लेकिन हम तभी बोल सकते हैं जब वो जो कंपनी है वो अपना पूरा फ्री कैश फ्लो आपको डिविडेंड के रूप में या फिर बोनस के रूप में दे। लेकिन मेनली जो कंपनियां होती है वो ऐसा नहीं करती, जिसके वजह से कंपनी का जो डिविडेंड है या फिर उसका जो बोनस इशू करती है वो सब कंपनी का कैश फ्लो या फिर फ्री कैश फ्लो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करती है। हम जब भी इस वीडियो में कैश फ्लो बोलेंगे तो इसका मतलब फ्री कैश फ्लो होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली अभी आपको यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करना पड़ेगा? आपको थोड़ा बहुत अपने दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ी बहुत यहाँ पे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बेसिकली अगर हम देखें कैश फ्लो यानी बेसिकली फ्री कैश फ्लो का जो मतलब है वो क्या होता है? उसका मतलब ये है कि कंपनी के पास कितना पैसा आया, उसमें से कंपनी ने कितना पैसा खर्चा किया। सो बेसिकली आपको कुल मिला के यहाँ पे मिलेगा कंपनी का फ्री कैश फ्लो। ठीक है, सो अभी कंपनी के पास कितना पैसा आया वो कैसे पता लगाएगा? वो बेसिकली होता है कंपनी की इनकम, यानी कंपनी की सेल्स कितनी है माइनस कंपनी के एक्सपेंसेस कितने हैं। सो इससे पता चलेगा हमें कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सो अभी ये प्रॉफिट का फिगर मिल चुका है, यानी इतना पैसा कंपनी के पास आया है, लेकिन अब इसमें से कुछ पैसा जाने भी वाला है। ठीक है, सो अब ये जो इनकम है या फिर जो प्रॉफिट है उसमें से हम यहाँ पे माइनस करेंगे टैक्स को, एंड उसके बाद हम उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट रेट को। ठीक है, सो यहाँ पे हमें बेसिकली नेट इनकम दे चुकी है। देन उसके बाद हम इसमें से निकालेंगे कैपेक्स को। कैपेक्स यानी क्या? कैपेक्स यानी बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कंपनी ने खुद के ऊपर कितना खर्चा किया। सो अब ये जो कैपेक्स है वो हर बार मीन्स मेनली किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में नहीं लिखा होता है। मेनली आपको ये कैलकुलेट करना होता है, जिसकी वजह से मीन्स थोड़ा टीडियस हो सकता है। अभी यहाँ पे आपको अपने कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। सो कैपेक्स क्या होता है? कैपेक्स यानी बेसिकली कंपनी खुद के ऊपर खर्चा करती है। सो कैसे कर सकती है? अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सो बेसिकली अपना कोई नया प्लांट देगी या फिर कोई नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेगी। सो बेसिकली उसका जो खर्चा होता है या फिर जो फिक्स्ड एसेट होते हैं, यानी ये सब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर कोई प्लांट या फिर कोई जमीन, ये सब आते हैं उसके फिक्स्ड एसेट में से। सो अगर इस साल में कंपनी ने समझ जाए 100 रुपये का फिक्स्ड एसेट है और पिछले साल कंपनी के 80 रुपये के फिक्स्ड एसेट थे, यानी अभी दोनों फिक्स
फिक्स्ड एसेट में, यानी पिछले साल और इस साल के फिक्स्ड एसेट में 20 रुपए का फर्क है, यानी कंपनी ने इस साल 20 रुपए के फिक्स्ड एसेट बढ़ाया है, यानी ये जो 20 रुपए है वो कंपनी का खर्चा है। ठीक है, सो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो फिक्स्ड एसेट के खर्च निकाल सकते हैं, लेकिन अगर समझ जाए कि कोई ऐसी कंपनी यानी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके बेसिकली ये जो फिक्स्ड एसेट होते हैं वो तो उसके खर्चे होते ही है, और बेसिकली साथ ही साथ एक और खर्चे होते हैं जैसे R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उन्होंने कोई नई दवाई निकाली या फिर कोई नई दवाई के ऊपर रिसर्च करे, सो बेसिकली वो भी जो खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। और बेसिकली ऐसे बहुत सारे अलग अलग खर्चे हो सकते हैं, सो ये सब खर्चे आपको बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालनी चाहिए। मींस मेनली तकरीबन 90% ऑफ द कंपनीज में ऐसा हो सकता है कि 90% ऑफ द कंपनीज होती है वो या तो मैन्युफैक्चर करती है कोई चीज़ को, या फिर बेसिकली वो टेंजिबल एसेट के ऊपर चलती है। सो बेसिकली फिक्स्ड एसेट, यहाँ पे चेंजेस इन फिक्स्ड एसेट हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बता सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली आपको क्रिएटिव होना चाहिए, आपको यहाँ पे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, और आपको पता लगाना चाहिए कि कौन सी कंपनी कौन से तरीके से अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चा कर सकती है कोई कंपनी। फिर आप चाहते हो तो बेसिकली आप यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी ऐसा पैसा जो कंपनी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने में अभी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, अभी तक बना नहीं है लेकिन अभी फिलहाल कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, सो बेसिकली वो पैसा है वो फिक्स्ड एसेट में नहीं आने वाला, वो बेसिकली कंपनी के वर्क इन प्रोग्रेस में रहने वाला है, कैश वर्क इन प्रोग्रेस में रहने वाला है। सो बेसिकली आप उसको भी माइनस कर सकते हो हमारे नेट इनकम में से। ठीक है, सो अभी नेट इनकम में से हमने यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको माइनस कर दिया, देन उसके बाद आता है यहाँ पे नॉन कैश वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सो अभी नॉन कैश वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल यानी बेसिकली कंपनी को एक साल तक चलने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो अभी पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है? उसको बेसिकली वो जो प्रोडक्ट बनाती है उसके लिए कुछ इन्वेंट्री खरीदना पड़ता होगा, यानी सामान खरीदना पड़ता होगा, और उसका पेमेंट पहले देना पड़ता होगा। देन उसके बाद उसको ये जो अपना सामान है, जब वो सामान बनाती है उसको जो अपने जो कस्टमर है उसको उधार में देना पड़ता होगा, ऐसा कुछ होता होगा। तो बेसिकली कंपनी को, हर एक कंपनी को बेसिकली एक साल तक चलने के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, और उसको बेसिकली हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और उस पैसे की जरूरत में यानी जो वर्किंग कैपिटल है उसमें कैश इक्विवेलेंट्स भी आते हैं, यानी कैश भी आता है, कंपनी का कैश बैलेंस भी आता है। सो बेसिकली आपको उसमें से कैश बैलेंस निकाल देना है, उसमें से कैश को माइनस कर देना है, एंड 2 साल के बीच में जो वर्किंग कैपिटल, नॉन कैश वर्किंग कैपिटल में जो डिफरेंस है उसको माइनस करना है। ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि कंपनी ने कुल मिला के खुद में कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे सबसे पहले नेट इनकम लेना है, उसमें से आपको ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे हमने आपको बताया फिक्स्ड एसेट में 2 साल के बीच में कितना डिफरेंस है, या फिर 3 साल के बीच में, 4 साल के बीच में, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, सो 2 साल के बीच में कितना डिफरेंस है वो आपको माइनस करना है, और उसमें से 2 साल के बीच में नॉन कैश वर्किंग कैपिटल में या फिर बेसिकली कैश वर्किंग कैपिटल भी आप देख सकते हो। सो वर्किंग कैपिटल में कुल मिला के 2 साल के बीच में वर्किंग कैपिटल के बीच में कितना डिफरेंस है उसको भी माइनस करना है। यानी पिछले साल मेरा वर्किंग कैपिटल 80 रुपीज़ का था, इस साल मेरा वर्किंग कैपिटल 100 रुपये का है, सो वर्किंग कैपिटल 20 रुपया बढ़ा, सो वो मुझे इनकम में से माइनस करना पड़ा। ठीक है, सो वो मुझे इनकम में से माइनस कर देना है। सो अभी इनकम में से हमने ये सब चीज़ें यहाँ पे माइनस कर दी, उसमें हमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्यों ऐड करना है अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, सो वो आप हमें बेसिकली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सो हम आपका उसको वहाँ पे जवाब दे देंगे। ठीक है, सो बेसिकली आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन को ऐड कर देना है, और अभी बेसिकली आपके सामने जो भी फिगर होगा वो होगा उस कंपनी का फ्री कैश फ्लो। ठीक है, सो अभी आपके पास मिल चुका है कंपनी का फ्री कैश फ्लो। सो अभी आपके पास आ चुका है कंपनी का फ्री कैश फ्लो। तो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिल चुकी है। जो दूसरी चीज़ है वो है डिस्काउंट रेट, या फिर बेसिकली हम इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी मान सकते हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के कंपनी के पास जो पैसा है उस पैसे की कंपनी को कितना कीमत चुकाना पड़ रहा है। ठीक है, यानी बेसिकली कंपनी को अपना जितना भी पैसा है उसने डेप्ट से दिया या फिर इक्विटी से दिया उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, फिर कितना डिविडेंड देना पड़ रहा है। ठीक है, सो अभी इसको यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालने के लिए हम बेसिकली 2 अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड देन उसके बाद हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डेप्ट। ठीक है, यानी उधारी से मीन्स बेसिकली इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है। सो अभी कुल मिला के जो सबसे पहला जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो क्या आता है, यानी आपको बेसिकली यानी आपने कंपनी को कितने इंटरेस्ट रेट पे पैसा उधार दिया है। ठीक है, ये मीन्स आपका डिस्काउंट रेट है। ठीक है, सो मीन्स आप यहाँ पे बेसिकली किसी भी कंपनी का जो डिस्काउंट रेट है उसको आप डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे कंपनी का पर्सपेक्टिव देखने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल देंगे। सो अभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे मिलेगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी में सबसे पहले जो उसका फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले रिस्क फ्री रेट निकालना है। रिस्क फ्री रेट यानी क्या? यानी बेसिकली जो इंडिया की जो RBI है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका इंटरेस्ट रेट कितना है। यानी बेसिकली अगर हमें जरा सा भी रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना है, और बेसिकली अगर हमें 0 रिस्क पे पैसा उधार देना है तो हमें कितना इंटरेस्ट रेट देने वाला है उसके ऊपर। ठीक है, सो RBI का हमारे हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट होता है वो रिस्क फ्री रेट होता है। सो बेसिकली रिस्क फ्री रेट में हम वहाँ पे वो डाल देंगे। सो इंडिया का रिस्क फ्री रेट कितना है? बेसिकली अभी फिलहाल कुछ 4.5% के आजू बाजू है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे रिस्क नहीं देंगे, हम यहाँ पे 5% सब्स्टिट्यूट कर
देंगे, ठीक है। सो ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसमें सबसे पहले चीज आ गई 5%, यानी वो है हमारा रिस्क फ्री रेट। देन उसमें हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है उसमें, हम बेसिकली इक्विटी रिस्क प्रीमियम ऐड करना है। इक्विटी रिस्क प्रीमियम यानी बेसिकली आप यहाँ पे जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप चाहे तो आप बेसिकली एफडी में इन्वेस्ट कर सकते थे, आप चाहे तो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने यहाँ पे इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट किया। सो अभी आपने ये जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है उसके वजह से आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क उठा रहे हो, ठीक है। सो अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते तो आपको रिस्क इतना उठाना नहीं पड़ता, लेकिन आपने क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया, आपने थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्क उठाया है। सो बेसिकली आपको उस रिस्क के सामने कितना इंटरेस्ट चाहिए, यानी कितना प्रीमियम इंटरेस्ट चाहिए, यानी बेसिकली समझ जाए, अगर हम बॉन्ड में देखेंगे तो बॉन्ड में हमें 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन अगर कोई एक कंपनी है, अगर वो कंपनी में हम थोड़ा बहुत रिस्क उठा रहे हैं, सो रिस्क के सामने हमें हमारे हिसाब से तकरीबन समझ जाए 10% का इंटरेस्ट चाहिए, यानी बॉन्ड से हमें 6% का मिल रहा है और इस कंपनी से हमें 10% का चाहिए, यानी बेसिकली 4% का हमें रिस्क की वजह से हमें प्रीमियम रिटर्न चाहिए इस कंपनी के पास से, ठीक है। यानी कुल मिला के आपको इस कंपनी में कितना रिस्क लग रहा है, यानी मीन्स उस रिस्क के सामने आप कंपनी से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न चाहते हो, वो आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो क्या है, रिस्क फ्री रेट प्लस आपको कितना रिस्क लग रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो आईटीसी का जो सिगरेट बिजनेस है उसमें जो रिस्क है वो रिस्क बहुत कम है। सो बेसिकली हम ये जो इक्विटी रिस्क प्रीमियम है उसको 2% दे सकते हैं। सो रिस्क फ्री रेट हमारा 5% हो गया और 2% का ये जो इक्विटी रिस्क प्रीमियम है वो हो गया, सो 7% हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर हम रिलायंस जियो की बात करेंगे, सो जियो में उसका जो रिस्क है थोड़ा ज़्यादा है। रिस्क क्यों ज़्यादा है, क्योंकि अगर कोई एक नई कंपनी आ गई, कोई एक नई टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी आ गई और उसने जियो से भी सस्ते प्लान देने चालू कर दिए, तो सब लोग वापस से उस कंपनी की तरफ भागेंगे, जिसकी वजह से जियो के पास थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, जिसके वजह से जियो के ऊपर हम देंगे तकरीबन 4% का रिस्क। सो बेसिकली यहाँ पे 5% का रिस्क फ्री रेट और 4% का इक्विटी रिस्क प्रीमियम मिलके बनते हैं 9%। सो 9% हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। सो आप यहाँ पे अब ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसको आप सीधे डिस्काउंट रेट में डाल सकते हो अगर आपको सिंपली मीन्स निकालना है तो, लेकिन अगर थोड़ा और डीप में जाएंगे सो यहाँ पे हम कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो भी निकालेंगे। सो एक कॉस्ट ऑफ डेप्ट है उसका फॉर्मूला बहुत ईजी है, आपको बेसिकली कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है उस इंटरेस्ट को डिवाइड कर देना है कंपनी के डेप्ट से, यानी समझ जाए कंपनी 10 रुपए का इंटरेस्ट पे करती है किसी एक साल में और कंपनी के पास जो डेप्ट यानी जो उधार है वो तकरीबन 100 रुपए का है। सो बेसिकली 10 रुपये डिवाइडेड बाय 100 रुपया मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए, तो बेसिकली उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, सो बेसिकली आपको मिलेगा 10%, यानी कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो है 10%, यानी कंपनी जो उधार देती है उसके ऊपर वो 10% का इंटरेस्ट पे कर रही है और कंपनी ने जो इक्विटी दिया यानी बेसिकली अपने शेयर होल्डर के पास से, अपने मालिक के पास से जो पैसा रेस किया है उसके ऊपर समझ जाए वो रिस्क फ्री रेट प्लस ERPM के हिसाब से वो पैसा देती है, ठीक है। सो अभी हमें यहाँ पे दोनों चीज़ मिल चुकी है, हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी मिल चुकी है और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ डेप्ट भी मिल चुकी है। सो अभी हमें यहाँ पे वेटेड एवरेज लेना है दोनों का, यानी समझ जाए कि अगर ये जो कंपनी है वो 50% डेप्ट का इस्तेमाल करती है और 50% इक्विटी का इस्तेमाल करती है, यानी कंपनी को चलाने के लिए आधा पैसा उधारी से आता है और आधा पैसा कंपनी के मालिक यानी शेयर होल्डर्स लोग देते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे जो कंपनी का जो पैसा है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और बेसिकली उसके बाद हम उसका एवरेज लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे वापिस से, यानी समझ जाए कंपनी का 50% डेप्ट से आता है, 50% इक्विटी से आता है और जो इक्विटी का जो कीमत है यानी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो तकरीबन 9% के आजू बाजू की है और जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो तकरीबन 10% के आजू बाजू का है। सो अगर हम 100 रुपया देते हैं और 100 रुपये को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 50 रुपया हमने दिया अपने शेयर होल्डर से, अपने मालिक से कंपनी चलाने के लिए और 50 रुपया हमने उधार दिया बेसिकली। सो बेसिकली 50 रुपये पे 9% का जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो होता है तकरीबन 4.5 रुपया, ठीक है। तो 4.5 रुपया यानी ये 4.5 रुपये आ गए यहाँ पे और ये जो 50 रुपया था उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट रेट, यानी क्योंकि वो जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो 10% है, तो बेसिकली 50 रुपये का 10% होता है 5। सो अभी 4.5 यहाँ से 5 यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे, हमें मिलेगा यहाँ पे 9.5 रुपया, यानी जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हो चुका है 9.5 रुपीज़ का और ये जो 9.5 रुपीज़ है वो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्काउंट रेट में ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सो अभी हमें यहाँ पे दूसरी चीज़ भी मिल चुकी है, हमें यहाँ पे डिस्काउंट रेट भी मिल चुका है। सो अभी आप यहाँ पे भी थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकते हो और अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग उसका रिस्क दे सकते हो और साथ ही साथ रिस्क फ्री जो परसेंटेज है यानी जो रिस्क फ्री रेट है उसको भी चेंज कर सकते हो अलग अलग
अलग कंट्री के हिसाब से, अलग अलग कंट्री के इन्वेस्टर के हिसाब से, जिसके वजह से आपको पता चलेगा कि अभी के समय में बेसिकली कुछ कुछ स्टॉक के जो प्राइसेस है वो क्यों इतने ज़्यादा ऊपर है। वो इतने ज़्यादा ऊपर इसलिए है क्योंकि बाकी सब देश में वो जो रिस्क फ्री रेट है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से उनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से उनका डिस्काउंट रेट बहुत कम है, जिसके वजह से वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पैसा पे कर सकते हैं। इसलिए कंपनी बेसिकली इंडियन मार्केट में थोड़ी ओवर वैल्यूड लग रही है। ठीक है, अभी हम तीसरी चीज़ की तरफ बढ़ेंगे, वो है ग्रोथ रेट। अभी हम ग्रोथ कितना हो रहा है कंपनी में कैसे पता करें? बेसिकली ग्रोथ हम थोड़ा पास्ट देख के पता लगा सकते हैं कि पहले कितना ग्रोथ हुआ है, उसके हिसाब से फ्यूचर में कितना ग्रोथ होने वाला है। मीन्स उससे थोड़ा कम ही होने वाला है पास्ट में जितना हुआ है उससे, लेकिन बेसिकली उससे थोड़ा बहुत कंपेरेबल होने वाला है। या फिर हम बेसिकली एनालिस्ट की बातें मान सकते हैं, और मैं खुद पर्सनली मैं एनालिस्ट पे भरोसा नहीं करता, इसलिए मैं एनालिस्ट की बातें नहीं मानने वाला। मैं पास्ट का इस्तेमाल करके फ्यूचर ग्रोथ रेट निकालूंगा। अभी वो कैसे, अभी वो मैं आपको बताता हूँ। फ्यूचर का ग्रोथ रेट का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है कंपनी का री इन्वेस्टमेंट रेट मल्टीप्लाइड बाय कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। ठीक है, यानी बेसिकली अगर समझ जाए कंपनी खुद में इन्वेस्टमेंट कर रही है, कंपनी समझ जाए जितना भी पैसा कमा रही है, जितने भी अर्निंग्स है कंपनी के, जितने भी कैश फ्लो है, वो कंपनी खुद में ही इन्वेस्टमेंट कर रही है, 100% खुद में इन्वेस्टमेंट कर रही है। और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है वो तकरीबन 10% का है। यानी मैंने 100 रुपया कमाया और 100 रुपया ही खुद में इन्वेस्टमेंट किया, और मैंने जो खुद में इन्वेस्टमेंट किया उस पैसे पे मैं 10% का रिटर्न कमा रहा हूँ। सो वो जो हमारा ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 10% का आने वाला है। मैंने जो 100 रुपये कमाया उस पर मैं 10% और कमा रहा हूँ, यानी जो 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल वो कमा रहा हूँ। सो बेसिकली मैं अगले साल ये जो 100 रुपये है उसका 10% कितना होता है, 10 रुपया। सो बेसिकली मैं अगले साल 10 रुपये और कमाने वाला हूँ, यानी तकरीबन मैं 10% और कमाने वाला हूँ, यानी जो मेरा ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 10% का है। ठीक है, सो बेसिकली आपको ग्रोथ रेट निकालने के लिए यहाँ पे जो कंपनी का जो री इन्वेस्टमेंट रेट है वो निकालना पड़ेगा, और कंपनी का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है या फिर जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो निकालना पड़ेगा। सो अभी ये जो कंपनी का री इन्वेस्टमेंट रेट है वो कैसे निकाले? कंपनी के री इन्वेस्टमेंट रेट का जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है। हमें यहाँ पे बेसिकली जैसे हमने सबसे पहले जो फ्री कैश फ्लो निकाला था उसमें हमने जो नेट इनकम लिया था उसमें से जितना भी पैसा हमने माइनस किया था, यानी बेसिकली हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस किया था, चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस किया था। तो ये दो चीज़ जो हमने माइनस की थी वो दोनों को हमें ऐड करनी है, यानी बेसिकली हम कैपिटल एक्सपेंडिचर लेंगे देन चेंज इन वर्किंग कैपिटल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे एंड दोनों को हम डिवाइड करेंगे कंपनी की नेट इनकम से। यानी कंपनी समझ जाए नेट इनकम कंपनी की 100 रुपीज़ की है और कंपनी का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल है वो तकरीबन 20 रुपये का आ रहा है। सो 20 रुपया डिवाइडेड बाय 100 रुपया मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो परसेंटेज आता है वो परसेंटेज आता है 20% का। यानी कंपनी का जो री इन्वेस्टमेंट रेट है वो है 20% का, यानी कंपनी जितना भी कैश फ्लो कमा रही है, जितना भी अर्निंग्स कमा रही है, उसमें से 20% कंपनी खुद में वापस से इन्वेस्टमेंट कर रही है। और अभी ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो किसी भी स्कैनर पे आपको कहीं पे मिल जाएगा, मनी कंट्रोल पे या फिर ऐसे कि कहीं भी जगह पे मिल जाएगा आपको। सो बेसिकली आपको ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको मल्टीप्लाई कर देना है री इन्वेस्टमेंट रेट से, जो बेसिकली हमें यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट रेट यहाँ पे 20% का मिला। सो 20% मल्टीप्लाइड बाय, अगर समझ जाए कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो तकरीबन 20% का है। सो हमें मिल जाता है कुल मिला के यहाँ पे 4% का रिटर्न, यानी 4% का हमें ग्रोथ मिलेगा। लेकिन ये जो 4% का जो ग्रोथ है वो पास्ट के हिसाब से, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो पास्ट का मेट्रिक है। सो बेसिकली हमें तकरीबन 4% से थोड़ा कम ही ग्रोथ मिलने वाला है। सो बेसिकली आपको कुल मिला के यहाँ पे थोड़ी बहुत अजम्पशंस करनी ही पड़ेगी। सो बेसिकली आपका जो ग्रोथ रेट होने वाला है वो आपका जो फॉर्मूला से ग्रोथ रेट मिलेगा उससे थोड़ा बहुत आप नीचे ही देना, क्योंकि बेसिकली आपको यहाँ पे कंजर्वेटिव देना है, आपको थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रखना पड़ेगा। ठीक है, सो अभी आपको यहाँ पे मिल चुकी है तीसरी चीज़ भी, आपको यहाँ पे बेसिकली ग्रोथ रेट भी मिल चुकी है। अभी चलेंगे हम चौथी चीज़ की तरफ, वो है टर्मिनल वैल्यू। यानी कुल मिला के जब आप ये जो कंपनी का जो वैल्यूएशन है, जब वो वैल्यूएशन बंद करोगे, यानी आपको लगता है कि अगर कंपनी 5 साल तक चलेगी, सो 5 साल के बाद यानी 6वें साल में कंपनी की कीमत कितनी होने वाली है, या फिर कंपनी 10 साल तक चलेगी, सो 10 साल के अंत में यानी तकरीबन 11वें साल में कंपनी की कीमत कितनी होने वाली है, उसका बेसिकली आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिकली आपको वो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो वैल्यू निकालने के लिए आपको बेसिकली जो टर्मिनल वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है। सो बेसिकली हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि कंपनी तकरीबन 10 साल तक चलेगी, सो कंपनी का कैश फ्लो 11वें साल में कितना होने वाला है उसको हम डिवाइड करेंगे डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है, सो अभी डिस्काउंट रेट है हमारा तकरीबन 9.5% का, और जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 4% का था। सो 9.5 माइनस 4 होता है 5%, यानी तकरीबन 5.5%। सो बेसिकली आपको यहाँ पे 11वें साल के कैश फ्लो को डिवाइड करना पड़ेगा 5.5% से, और जो वैल्यू आपको मिलेगा वो होगा कंपनी का टर्मिनल वैल्यू। ठीक है,
सो बेसिकली आपको यहाँ पे चारों चीजें मिल चुकी है, ठीक है। सो अभी आप बोलोगे कि कंपनी का 11th ईयर में यानी 11वें साल में हम कैश फ्लो कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, कंपनी का जो पहले साल में कैश फ्लो है उसमें जो ग्रोथ रेट है उसको ऐड करते आने का। सो बेसिकली हमें कंपनी का मीन्स 11 बार ऐड करोगे, सो बेसिकली आपको 11वें साल में कंपनी का कैश फ्लो मिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे करके आप चारों चीजें निकाल सकते हो, टर्मिनल वैल्यू निकाल सकते हो, डिस्काउंट रेट निकाल सकते हो, ग्रोथ रेट निकाल सकते हो एंड देन फ्री कैश फ्लो निकाल सकते हो। तो बेसिकली आपने ये सब चीजें निकाल दी, उसके बाद आपको ये जितने भी कैश फ्लो है सबको ऐड कर देने का, यानी 10 साल तक कैश फ्लो को ऐड करने का, 11वें साल में जो टर्मिनल वैल्यू है उसको ऐड कर देने का, यानी 10 साल के कैश फ्लो के साथ टर्मिनल वैल्यू को ऐड कर देने का, उसमें फिर कंपनी के पास जितना भी कैश है उस कैश को ऐड कर देने का एंड देन उसके बाद कंपनी के पास जितना भी उधार दिया यानी कंपनी के पास जितना भी डेप्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप। सो अभी कुल मिला के आपको कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू मिल चुकी है। देन आप इस इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर आप पर शेयर से डिवाइड करोगे, यानी कुल मिला के कंपनी कितने शेयर है उससे अगर आप डिवाइड करोगे, सो बेसिकली आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर मिल जाएगी, ठीक है। सो ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर का जो पूरा कैलकुलेशन था हमने आपको करके दिखा दिया। ऐसे सब आपको फॉर्मूला लगाने पड़ते हैं और बेसिकली मीन्स ये इतना ईजी भी नहीं है, इतना सिंपल भी नहीं है। आपको यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत दिमाग खराब भी होगा, लेकिन बेसिकली आपको कुल मिला के जो इंट्रिंसिक वैल्यू आने वाली है लास्ट में थोड़ा बहुत मेहनत करने के बाद वो सच में वर्थ इट होने वाली है। वो मीन्स आपको लगेगा कि भाई इतनी अच्छी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली मैंने, कसम से। मीन्स मुझे भी ऐसा लगता है, जब मैंने भी पहली बार कैलकुलेट किया था तो तब जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी वो मुझे मार्केट प्राइस के बहुत करीब मिली थी। और मेनली मार्केट में ऐसा ही होता है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू और जो कंपनी का शेयर प्राइस होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने आपको ये सब चीज़ें बता दी। सो अब जो अगला वीडियो होने वाला है, जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, उसमें हम आपको बेसिकली ये जो ITC है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर दिखाने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। और बेसिकली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बेसिकली हमने बहुत मेहनत की है। सो इतनी मेहनत करे बेसिकली एक लाइक तो बनता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, आपको ITC का वैल्यूएशन देखना है, सो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू में बेल आइकन उसका भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। हम चलते हैं।